आदरणीय श्री बिट्टा सर, यहाँ पधारे हुए मेहमान, मेरे प्यारे छात्र मित्र और मेरे फैकल्टी कलीग, आज ये गांधी दिन के पावन अवसर पर आज हमारे बीच आदरणीय महोदय श्री बिट्टा सर मौजूद हैं। वो बहुत रोचक अनुभूति हमें दिलाता है, क्योंकि हम किताबें पढ़ते हैं, हम कानून पढ़ते हैं, हम किस्से सुनते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। और ज़िंदगी में ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि हर चीज़ हम अपने खुद के अनुभव से सीखें। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम दूसरों के अनुभव से सीखें, उनसे बातें सुने, उनकी कहानी सुने। और अभी हम बिट्टा सर से यही बात कर रहे थे यहाँ आने से पहले कि आज की पीढ़ी में हमें जो कमी नज़र आती है, या कमी बोलो, या जो चीज़ ज़रूरी नज़र आती है जो कोई करिकुलम में पढ़ाया नहीं जाता, कोई विश्वविद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता, और वो चीज़ है कि हम अपने सारे मूल्यों का किस तरह से जतन करें, किस तरह से संवर्धन करें और उसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से उतारें। वो बहुत बड़ी बात है। आज आपको कोई लॉ नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप वो लॉ कभी भी पढ़ सकते हैं, बट कुछ चीज़ें आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में अगर आपको समझ में नहीं आती है तो वो शायद हमारा एक अलग तरह का भविष्य निर्माण की ओर हमें ले जाती है। आदरणीय बिट्टा सर के जीवन में से हमें बहुत कुछ सीखने जैसा है। उनका जीवन एक संग्राम जैसा रहा है। मुझे ऐसी आशा है कि आज बिट्टा सर हमारे बीच जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो तो करेंगे ही, पर मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो अपने जीवन के बारे में भी हमें कुछ बताए, क्योंकि उसमें से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिल सकती है। जहाँ तक बात ये छात्र संसद की है, हम चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी ये विश्वविद्यालयों में न खाली परीक्षा के लिए पढ़े, न खाली वेतन के लिए पढ़े, न खाली अर्थोपार्जन के लिए पढ़े, पर शायद ऐसी सारी जो प्रवृत्तियां होती है उसमें भी इतना ही योगदान दे, तभी एक सक्षम भारत का, एक सक्षम समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। मैं यहाँ बिट्टा सर को विधि संस्थान निर्मा विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनका खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा। मेरे नौजवान साथियों, स्टूडेंट जो आने वाले वक्त के अंदर किसी न किसी रूप में अपनी भारत माता की आज़ादी की रक्षा, अपने भारत माँ को मजबूत करने का काम करेंगे। मुद्दा है कश्मीर, मुद्दा है आतंकवाद। अब नया मुद्दा है कि पाकिस्तान को हमने किस तरीके से करारा जवाब दिया, और मुद्दा है आज का दिन हमारी शांति के पुजारी, जिन्होंने भारत माता को कई आंदोलनों से, कई कष्टों से, जुल्मों से, अंग्रेज़ों के जुल्मों से इस भारत माँ को आज़ादी लेके दी, हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी। और दूसरी तरफ गोली का जवाब गोली। ये बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़े सवाल हैं। जब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, मैं किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का न प्रवक्ता हूँ
न मैं उसका दोस्त हूँ, ना कभी किसी को मिलने की इच्छा रखता हूँ। पुराना कांग्रेसी हूँ। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, उस आज़ादी की कांग्रेस का पुराना कांग्रेसी हूँ। और जहाँ भारत माँ का सवाल आता है, मेरी विचारधारा आज़ाद होती है, उससे मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे सब दूर हो जाते हैं। सबसे पहले मेरी भारत माँ आ जाती है। जहाँ तक जब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, नवाज शरीफ जी आए, बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल इस देश की जनता के सामने, हमारे जैसे लोग, बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग, अमृतसर से जहाँ अभी गांव खाली हुए हैं वहाँ ही हमारे गांव हैं, सामने लड़ाई लड़ते रहे, आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ते रहे और पाकिस्तान के खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहे। हमने अपने विचारों को कभी बदला नहीं। और नरेंद्र मोदी जी के विचार भी यही थे जब गुजरात के सीएम थे, और जब पीएम बनने लगे तो आवाज़ यही उठती थी कि अब नरेंद्र मोदी जी आए, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। और जब नवाज शरीफ जी आए तो वो भी सवाल उठे कि उनको क्यों बुलाया गया। पर हमने इंतजार किया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग कई बार पब्लिसिटी लेने के लिए मीडिया के माध्यम से कुछ भी फटाफट बोल देते, इसके रिजल्ट क्या होंगे, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, हम इस तरफ कभी सोचते नहीं। वो भी वक्त गुजरा, पठानकोट की घटना हुई, दीनानगर की घटना हुई, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में गए। उनका जाना कोई आसान नहीं था। नरेंद्र मोदी जी का चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी अरब हो, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जाने वाली बात हो, चाहे वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, जितनी मर्जी सुरक्षा हो, पर उनका हमेशा जान को जिसको खतरा है, उनका जाना खतरे से खाली नहीं था। पर वो अपनी भारत माता के लिए, अमन शांति के लिए, दोनों देशों के लिए गए और पूरी दुनिया को बताया, जा जाके बताया कि हम महात्मा गांधी जी की तरह शांति के पुजारी हैं। हम पाकिस्तान में किसी बेगुनाह का खून बहे, हिंदुस्तान में बहे, जवान उनका शहीद हो या जान हमारा शहीद हो, हम तो अमन शांति चाहते हैं। हमारा भारत माँ हमेशा शांति का पुजारी रहा है, हम तो शांति चाहिए, पूरी दुनिया में बता दिया। पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से हटा नहीं। वही पुरानी उसकी आते, गोलियों बम्बों की आवाजें, 26/11 की घटना, कारगिल की घटना, पार्लियामेंट की घटना, पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना, वो हटा नहीं कभी। कभी हमारे प्रधानमंत्री पहले भी वहां जाते थे और लाल कारपेट के साथ नवाज शरीफ जब मुशर्रफ का स्वागत किया जाता था, जवानों के सिर काट दिए जाते थे, हम उनको फिर बुलाते थे। अब ये नरेंद्र मोदी जी ने ये सोच लिया था, ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ को मिलने गए हैं तो गोली बंद हो गई, नहीं। अगर पाकिस्तान से एक गोली चली तो 100 गोली का जवाब इधर से दिया जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है, मैं उसको बड़ी अच्छी तरीके से देखता हूं। उसमें कंप्रोमाइज नरेंद्र मोदी जी ने, जहां हमारी हिंदुस्तान की फोर्सेस ने नहीं किया, उन्होंने अपनी फोर्स को एक बात कह दी, हमारी जान नहीं जानी चाहिए, इन देश के दुश्मनों के मौत के घाट उतार दो, सिर काट दो, पर अपने जवान की जान न जाए, ये काम करना है। ये गोलाबारी चलती रही और कई बार पत्रकार सवाल पूछते भी रहे, गोली बहुत चलती है, पहले तो ऐसा नहीं था। मैं उनको सवालों का जवाब देता था, मैं पहले ऐसा नहीं था। जब हमारे जवानों के सिर काट के ले जाते थे तो हम रात को मुशर्रफ साहब को पूछते थे, कौन सा खाना खा रहे हो, कब आप आओगे हिंदुस्तान के अंदर? अब वो नहीं, अब तो गोली का जवाब, जितनी मर्जी हमारी टॉक चलती रहे, गोली का जवाब तो हम गोली देंगे। और अब जो पाकिस्तान ने हरकत की, कश्मीर के अंदर हमारे 18 जवान शहीद कर दिए,
फिर लोगों का सवाल उठा, बड़े बड़े चैनलों के अंदर बहस हुई, मैं भी उन डिस्कशनों में सामने था। हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, हमें कुछ पता नहीं होता, हम तो राजनीतिक लोग होते हैं। हमने तो क्रिटिसाइज करना है। एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, वो अच्छा भी काम कर रही, हमने तो उसको बुरा कहना ही कहना है। ये राजनीतिक लोगों की आदत बन गई। जंग का ऐलान कर दो, ऑक्युपाई कश्मीर में घुस जाइए, कई कई तरह की बातें। हाँ, मैं भी कुछ समय पहले कहा करता था जोश के अंदर, जंग हो जानी चाहिए, तोपों के मुंह इस तरफ मोड़ देना चाहिए, पर मैं अब ऐसा नहीं कहता। मुझे पता है कि हमारा जवान जब घर से निकलता है मौत का कफन बांध करके, जब उसकी बीवी, उसकी पत्नी, उसके माता पिता, उनके बच्चे जब उनकी तरफ देखता है, उसकी आंखें नम होती है। उन बच्चों को, माता पिता को, पत्नी को नहीं पता होता कि मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पिता वापस आएगा या नहीं आएगा। क्या भारत माता की सीमाओं की रक्षा करता हुआ उसकी लाश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के तिरंगे झंडे में आएगी, जो उनको नहीं पता होता, वो सिर्फ जवान को पता होता है, नम आंखों से चले जाता है। और वही होता है, कुछ समय के बाद उस जवान की लाश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे में बच्चों के, पत्नी के, माँ बाप के सामने आ जाती है। और हम क्या करते हैं? हम कैंडल लाइट जगाते हैं, वो गोलियां चलाते हैं, वो बम चलाते हैं, हमारे जवानों को शहीद करते हैं। हम मीडिया को बुला करके कैंडल लाइट जगाते हैं, और फिर हम अपने अपने अलग पोज बनाते हैं, मीडिया पोज बनवाता है। और कुछ लोग तख्तियां पकड़ करके, फिर मीडिया वाले उनको कहेंगे हकीकत बताता हूं, हाथ जरा जोर से ऐसे कीजिए। सिर्फ फोटो पॉलिटिक्स, मीडिया पॉलिटिक्स, कैंडल लाइट। तकलीफ अगर होती है, मैंने देखा है, आपको होती है, जो कैंडल लाइट नहीं जगाते अपने घरों में होते हैं। ये हमारे जवानों के साथ, अपने भारत माँ के साथ क्या होता है? वो गोलियां चलाते हैं, हम कैंडल लाइट जगाते हैं। जंग का ऐलान कर दो। मैंने कहा इंतजार तो करो, नरेंद्र मोदी ने अगर कहा है तो उसका जवाब जरूर मिलेगा। मैं फिर कहूं, मैं नरेंद्र मोदी जी का कोई ना प्रवक्ता हूं, ना मिला हूं, कभी भी रिकॉर्ड देख लें, ना मिलने की इच्छा रखता हूं, विचारधारा आजाद रखता हूं। उस प्रधानमंत्री के चेहरे पे जरा देखना चिंतन कितना है इस भारत मां के लिए। और जिस व्यक्ति के मन में इस भारत मां के लिए, जिम्मेदार व्यक्ति के लिए चिंतन आ जाए कि मेरी भारत मां, ये क्या हो रहा है, मैंने इसके लिए लड़ना है, तो फिर वो देश कभी कमजोर नहीं होता। जिसके ऐसा एक्शन किया गया, एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। एक्शन किया, 38 आतंकवादियों को मारा, 2 सुरक्षा कर्मचारी उनके ढेर किए, और उड़ करके यहां आकर के बता दिया और पाकिस्तान को बता दिया कि हे पाकिस्तान, अब वो तेरे दिन गए, अब वो तेरे पुराने दिन गए। अब तेरा एक भी अगर गोली चली, तेरी 100 गोली का जवाब दिया जाएगा। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, ये पाकिस्तान को बता दिया। और सबसे बड़ी हमारे पिछले समय में कमी ये रही जो हमने देखा, हमारे हाथों से छोटी उम्र में बड़े मिनिस्टर बने, बड़े सीएम बने, बहुत बहुत बड़े रैलियां भी करते थे पाकिस्तान के खिलाफ। हम जब यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, हमने उसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। किसी राजनीतिक दल के खिलाफ पब्लिसिटी की खातिर जब जब वो बम गोलियां अपने पे चलाते थे, बॉम्बे में चलाते थे, कहीं भी चलाते थे, हम उनके बॉर्डरों में घुस जाते थे। वाघा बॉर्डर, कच्छ बॉर्डर, गंगानगर बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर, कितनी भीड़ होती थी? 2 लाख, 2.5 लाख, हजारों लाखों तिरंगे झंडे होते थे। अब तो बॉर्डरों में बहुत फर्क आ गया, बड़ी दूरी बना दी। ये सामने बॉर्डर और ये हम खड़े होते थे। खूब पाकिस्तान के नकाब को इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मीडिया को बुला के नकाबों को खोलते थे, ये पाकिस्तान धोखेबाज मुल्क है, ये पाकिस्तान आतंकवादी देश है, ये पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। और उधर से क्या संदेश आता था रेंजरों से, हमारे रेंजरों को कहते थे बेटा को बोलो कि गाली देना बंद करे, नहीं तो हम गोलियां चलाएंगे, रॉकेट लॉन्चर चलाएंगे। जब रेंजर हमें कहते थे, मैं कहा हे पाकिस्तान, ये 2.5 लाख की 3 लाख की भीड़ तेरा लोहे का गेट तोड़ के तेरे लाहौर में घुस जाएगी और उठा के हथियारों समेत तुम्हें ले आएगी। वो हम नहीं, हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। फौज गोली से गोली का जवाब, बीएसएफ गोली का जवाब गोली देती थी और हम अपनी जबान को AK-47 बना करके पाकिस्तान के नकाब को दुनिया के अंदर उसको नंगा करते थे कि ये पाकिस्तान आतंकवादी। हमारे ऊपर हमले भी हुए, 14 बार हमले हुए बम्बों और गोलियों से। पर वो हमले जो थे वो एक भारत माता की सीमाओं की, भारत माता की एक आजादी की रक्षा की लड़ाई थी। वो को लड़ाई मेरी अपनी लड़ाई नहीं थी। गोलियां चलती थी, बम चलते थे, पैर उड़ जाते थे, हम चलने के लायक नहीं रहते थे, पर वो बम गोलियां हमें फूलों की तरह लगते थे, वो दर्दें हमें फूलों की तरह लगती थी, क्योंकि वो भारत माता की आजादी की, उसकी रक्षा की लड़ाई थी। हमारी आवाज कभी बंद नहीं हुई। जैसे जैसे बम गोलियां चलती थी, शहीद आजम भगत सिंह जी को याद करके वही नारा याद आता था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दूर कितना बादलों का। मैं आपको छोटी सी अपनी बचपन की जिंदगी की वो छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप अभी भी स्टूडेंट हैं। मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता हुआ 8-9 साल का बच्चा था। मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ जलियांवाला बाग जाया करता था। एक तरफ हरमंदिर साहब, एक तरफ जलियांवाला बाग। सैर करने जाते थे, काफी समय जाते रहे। एक दिन उनसे सवाल पूछा कि ये दीवारों के ऊपर निशान किस चीज के हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये उस जनरल डायर की गोलियों के निशान हैं जो भारत माता को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाना चाहते थे। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के ऊपर जनरल डायर ने, अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। मैं घर वापस आया, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे भगत सिंह जी की किताब और जलियांवाला बाग की किताब, उधम सिंह जी की किताब को लाके दिया। मैंने पढ़ा। फिर गया मैं अपने ग्रैंडफादर साहब के सामने, वो लाल से खून मिट्टी में मैंने शपथ ली, आज़ादी इन्होंने लेके दे दी। कभी जिंदगी में वक्त मिला तो हम भी आज़ादी की रक्षा के लिए अपना जीवन देश के लिए देंगे। वक्त गुजरा, हमने एक 15 अगस्त और 26 जनवरी का कार्यक्रम करने का फैसला किया। करते रहे। स्कूल से कॉलेज में जब गए, थोड़े बड़े हुए, तो हरमंदिर साहब जो दुनिया की सबसे पवित्र जगह, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपना सिर झुकाते हैं, वहां आतंकवादियों ने और जर्नैल सिंह भिंडरांवाले ने हथियारों और गोलियों से डेरा लगा लिया। ये सामने हरमंदिर साहब, गोलियां और बम, ये सामने हमारी हवेली। और 15 अगस्त आई, एक पुलिस ऑफिसर आए कि इस बार आप झंडा यहां मत लहराए। मैं क्या, क्यों? कहते आतंकवादियों का चैलेंज आया, अगर MS बिट्टा झंडा लहराएगा तो बम्बों से उड़ा दिया जाएगा। मैंने उसको कहा, मैंने बचपन में जलियांवाला बाग में शपथ ली थी कि इस भारत माता की आज़ादी की रक्षा के लिए, तिरंगे झंडे की रक्षा के लिए कभी मुझे भी जीवन देना पड़ा तो मैं दूंगा। आज मेरे इम्तिहान का वक्त है। उन्होंने कहा जज्बातों से मत खेलें। मैं कहा ये जज्बात नहीं है, ये मेरे विचार हैं। मैं नहीं हटा। सुबह 5 बजे जब हम शमियाने लगा रहे थे, उस वक्त लाल, पीले, नीले रंग के शमियाने होते थे, आजकल तो मॉडर्न हो गए। तो मैं जैसे ही अंदर आया तो आतंकवादियों ने मेरे घर में बम फेंक दिया। बम इसलिए फेंक दिया कि हम आज़ादी की रक्षा ना कर सके, हम खून से बने तिरंगे झंडे की रक्षा ना कर सके, आज़ादी का दिन ना मना सके।
पर मैं उस वक्त मेरे पास एक रिवॉल्वर था, मेरे फादर का, मैं उसका रिटेनर था। मैं धुएं के बीच में निकलता हुआ फायर करता उनके पीछे गया। उतनी देर में वो हरमंदिर साहब में जा चुके थे और 11 या 12 बजे जो भी हमने जब तिरंगे झंडा लहराना था, फिर वो नौजवान आए और पंपलेट फेंक दिए, लिखा था खालिस्तान जिंदाबाद, मतलब पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करेंगे। और जब नारा लगाने लगे खालिस्तान, हमने खालिस्तान तो बोलने दिया, जिंदाबाद नहीं बोलने दिया और पकड़ करके पीट करके पुलिस के हाथों में दिया। और फिर उनका चैलेंज आया कि अब तिरंगे झंडे को उतार के आग लगा दी जाएगी। उस वक्त हजारों वो लोग खालिस्तान के नारे लगाने वाले गिरफ्तारियां देते थे कि हमें पंजाब में खालिस्तान चाहिए, पंजाब हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। और एक तरफ हम कुछ नौजवान थे आपकी तरफ, और वो भगवान की कृपा थी, भारत माता की कृपा थी कि हम उस लड़ाई को, जंग को कैसे लड़ गए। उस लड़ाई से बचना बड़ा मुश्किल था। 36,000 बेगुनाहों के खून हुए, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, और हम सामने लड़ते लड़ते कैसे बच गए हमें मालूम नहीं। तो हम 5 बजे तक पहरा देते रहे तिरंगे झंडे के नीचे। जब उन्होंने कहा तिरंगे झंडे को उतार के आग लगा दी जाएगी, सूरज डूबने लगा, तिरंगे झंडे को उतारा और वंदे मातरम भारत माँ की जय करते हुए हम उसकी रक्षा करते हुए चले गए। अगर मेरे से कई बार पत्रकार पूछते कि 14 बार ब्लास्ट हुए, कई बार बम्बों से बच गए, पहला बम कब चला, तो मैं फख्र से कहता हूँ पहला बम भारत माता की आज़ादी की रक्षा करते हुए, तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए 15 अगस्त को चला। जंग की शुरुआत हुई, लड़ाई की शुरुआत हुई। दीवारों के ऊपर वो भी स्टूडेंट थे, सिख स्टूडेंट फेडरेशन के लोग थे। दीवारों के ऊपर बड़े घटिया नारे लिखे होते थे, हिंदू हो, सेकुलर सिख हो, सेकुलर मुसलमान हो, इस पंजाब को छोड़ के चले जाएं। मुझे याद है वो दिन, आप जैसे नौजवानों के साथ में साइकिल पे, स्कूटर पे निकला करता था, काले रंग का डब्बा, व्हाइट रंग का डब्बा, और दीवारें मिटा करके लिखा करते थे भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक, राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। उनका नारों का जवाब नारों से। उनकी लड़ाई से, उनकी गोलियों बम्बों से बचना बड़ा मुश्किल था। उस वक्त किसी माँ को ये नहीं पता होता था मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी घर से निकली है, वापस आएगी या नहीं आएगी, और आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बन जाएगी। ये हालात थे उस वक्त। और जब मैं इलेक्शन हुई पंजाब के अंदर, लोकतंत्र लाने की बात हुई, मैं चुनाव के शुरू से खिलाफ था। ये जरूरी नहीं होता कि आप अगर राजनीति में हो तो आपने चुनाव ही लड़ना है, आपने मंत्री ही बनना है। आप अपनी विचारधारा को आजाद रखें, सोशल काम करें। मैं तो कांग्रेस से इसलिए जुड़ा था कि कांग्रेस ने आजादी लेके दी है। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप चुनाव लड़ोगे, मैं कहा नहीं सर, मैं ऐसे ही इनका मुकाबला करूंगा, सब जगह पे लोकतंत्र लाने के लिए इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। कहते नहीं, तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। उधर आतंकवादियों ने कह दिया अगर बेटा चुनाव लड़ेगा बम्बों से उड़ा दिया जाएगा, और जो वोट डालने जाएगा उनके हाथ काट दिए जाएंगे। वो सारा हरमंदिर साहब का एरिया था, मिनी खालिस्तान था। मैं चुनाव ना लड़ता, और चुनाव इसलिए लड़ा कि उन्होंने कहा बम्बों से उड़ा दिया जाएगा, लोकतंत्र नहीं आएगा। हमने चुनाव लड़ा, आतंकवादियों का करारा जवाब दिया, और हम मिनिस्टर बने। और कुछ समय के बाद फिर हमारे ऊपर बम ब्लास्ट किया गया। और बम ब्लास्ट कैसे किया गया कि पहले मेरे ऊपर गोलियां चल चुकी थी, और मैं क्राइसिस पे चला करता था। 2 से 1 क्राइसिस हुए, और सुबह एक फंक्शन पे मैंने जाना था, तो रात को वो भी क्राइसिस छोड़ दिया। तो मैं अपने दोस्त को बोला कि सुबह हम ऐसे ही चलेंगे। मुझे नहीं पता था कि सुबह फिर मेरे ऊपर ब्लास्ट होगा, मेरा पैर उतर जाएगा। कहता आप सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे जाऊंगा, जो रास्ता होगा वो बम लगा देंगे, कार बम लगा देंगे। कहता कैंसिल कर दो। मैं क्या कैंसिल नहीं करूंगा। सुबह उठे, मुझे याद है मैं सेम ऐसे ही कपड़े पहने थे, और एक
पाकिस्तानी जुत्ती होती थी, उसको तिल्ले की जुत्ती कहते, बड़ी अच्छी, वो मैंने पहनी और मैं जैसे बाहर गया तो मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने लगा। मेरा ड्राइवर मिनिस्ट्री की गाड़ी का कहने लगा तिरंगे झंडे को खोल करके सारे इसमें बैठ जाइए। मुझे पता था कि बम चलेगा सामने, विचार आ चुके थे, पर वो तिरंगे झंडे के प्यार में मैं ऑर्डिनरी गाड़ी में बैठ गया और काफिला चल पड़ा। जैसे काफिला चला, आगे गाड़ियां हूटर बजा रही थी, जैसे अभी आया हूटर बज रहा है। मैं मन मन में सोच लिया, जो हूटर एक मौत का संदेश है, जो आतंकवादियों को बताएगा कि MS बिट्टा आ चुका है। वही हुआ। जैसे गाड़ी एक पुल से नीचे उतरी, एक कार में 45 kg RDX, 45 kg RDX अगर अहमदाबाद में अलग अलग जगह पे रख दिया जाए तो आधा अहमदाबाद ही उड़ जाए। वो मेरे टूटे से शरीर पे लगा दिया और जैसे निकला रिमोट बढ़ाया और ब्लास्ट हो गया। मेरे आगे एक LMG में खड़ा एक नौजवान था, पुलिस वाला। मैंने अपनी आंखों से उसका शरीर का आधा हिस्सा उड़ते हुए देखा। उसके हाथ से LMG निकलती हुई किसी के पेट पार करके चली गई, आंखों से देखी। बच्चे स्कूल में जा रहे थे, वो मेरे कारण वो भी चले गए। मेरे जवान शहीद हो गए, कई बेगुनाह लोगों की जिंदगी चली गई। 35 लोग उसी वक्त मारे गए, खून बह गया। मैंने देखा कि मुझे थोड़ी सी दर्द हुई है। मैं नीचे उतरा, देखा तो पैर उतरा हुआ था, पर मुझे दर्द नहीं थी, मैं होश में था। मेरे 2 गनमैन आए, मुझे पकड़ के जब ले जाने लगे, उन्होंने फिर मेरे ऊपर फायरिंग की कि बच गया, इसके ऊपर फिर गोली चलानी है। मेरे गनमैनों पे गोली चली, मैं बच गया। मुझे वो दिन याद है और आज सोचता हूं कि मुझे दर्द क्यों नहीं हुई। पैर उतर गया, आतंकवादियों की गोलियां, 35 लोग मारे गए, मुझे दर्द क्यों नहीं हुई। मैं होश में गया हॉस्पिटल के अंदर, बिल्कुल होश थी, फलाने हॉस्पिटल मुझे लेके चलो। आज मैं सोचता हूँ वो भारत माता की एक शक्ति, एक ताकत, वो देश की लड़ाई थी। ना दर्द हुई, ना पीड़ा हुई, खून बहता गया बाल्टी के बाल्टी, और मैं आज आपके सामने था। उसके बाद 8 महीने के बाद दिल्ली पहुंचे, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट नरसिम्हा राव जी ने बना दिया। मैंने बड़ा कहा था मुझे मत बनाइए, मेरा इलाज चल रहा है। कहते नहीं, तुम दिल्ली आओ। मैं फिर दिल्ली निकला अपना काफिला लेके। पहले पंजाब में था, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर जम्मू कश्मीर। मैं अपने आंदोलन को छोड़ा नहीं। मेरे पांव खराब था, प्लास्टर था, मैं निकलता रहा। वहां भी वो आ गए, वहां भी मैंने कह दिया जहां ब्लास्ट होगा। मैं देश की सुरक्षा की आपको हालत बताता हूं, इतनी हालत खराब थी, जबकि 91 में राजीव गांधी भी सुरक्षा कारणों के कारण शहीद हो गए। वही मेरे साथ हुआ। एक दिन पहले सुरक्षा हटी, अगले दिन आतंकवादियों ने ब्लास्ट कर दिया। वहां 24 लोग मारे गए मेरे सामने, कार बम, वहां 40 किलो RDX। हमने अपनी लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया, क्योंकि ये लड़ाई देश की लड़ाई थी। ये तो आज एक गोली चले इंसान घर बैठ जाता है। अभी तक उस लड़ाई के लिए मैं खड़ा हूं। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था, मैं भी चीफ मिनिस्टर बन सकता था। मुझे भी 96 में बेअंत सिंह की बम्बों की मौत के बाद मुझे चीफ मिनिस्टर की ऑफर हुई। मैंने कहा ना मेरा MLA बनना मकसद था, ना मंत्री बनना मकसद था। मेरा तो आतंकवाद को समाप्त करना मकसद था। मैंने इलेक्शन लड़ा, मैंने उनका चैलेंज का जवाब चैलेंज से दिया, अमन शांति हुआ। राजनीति मेरा मकसद नहीं। हमने सब कुछ छोड़ा। यह जरूरी नहीं है कि हम फौज की वर्दी पहनेंगे, सुरक्षा फोर्सेज की वर्दी पहनेंगे, CRP की वर्दी पहनेंगे। हम तभी देश के लिए लड़ सकते हैं। मैं भी आज आपके सामने हूं, उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। तो आपने भी अपने जिस मकसद में है, उस मकसद में आपने लड़ाई लड़नी है। आप कल को अच्छे एडवोकेट बनेंगे। आपको अभी से संकल्प लेना होगा कि आप अपने रास्ते को किस तरीके से अपनाएंगे। क्या कुछ टेररिस्ट विक्टिम फैमिलीज के लिए, हमारे जो जवान शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों के लिए संघर्ष करेंगे? क्या आप आतंकवादी, अगर कोई उनके परिवार के लोग आते हैं, तो क्या उनके लिए केस लड़ेंगे? क्या आप देशद्रोहियों के लिए केस लड़ेंगे? क्या आप देशभक्तों के लिए काम करेंगे? क्या आप सोशल काम के लिए एक
अपने स्वार्थों को छोड़ करके भारत माता को सोच करके क्या उनके लिए अलग होके खड़े होंगे? ये आपको संकल्प लेना है। और जिन आतंकवादियों ने मेरे ऊपर ब्लास्ट किया, कोई कनाडा, कोई जर्मनी, कोई अमेरिका, वहां से उनको यहाँ की पुलिस पकड़ के लाई। आज आप हैरान होंगे कि उनके लिए केस किसने लड़ा। कपिल सिब्बल हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उन्होंने उन आतंकवादियों का केस लड़ा। मैं अपने पार्टी हाईकमान को कहा, ये क्या हो रहा है? ये मेरी लड़ाई नहीं थी, ये मेरी भारत मां की लड़ाई थी। ये यूथ कांग्रेस के ऑफिस में ब्लास्ट हुआ है। उन्होंने कहा आप पीछे हट जाइए। मैं कहा बिट्टा पीछे हट सकता है, पर बिट्टा के साथ जो जवान शहीद हुए हैं, उनके बच्चों को देख करके, उनकी पत्नियों को देख करके, जिन बहनों के सुहाग उजड़े हैं, जिनके बच्चे यतीम हुए हैं, मैं उनके साथ धोखा और भारत मां के साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं बड़े साल इन बातों को लेकर के राजनीतिक आतंकवाद का शिकार रहा, कभी सुरक्षा के ऊपर, कई मुद्दों के ऊपर, पर अपनी आवाज को उसी तरह जारी रखा। कपिल सिब्बल जी गए तो के.एस. तुलसी जी आ गए। उन्होंने आतंकवादी को 3 बरी हो गए, एक को फांसी से बचा दिया। फिर आगे केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब ने कहा कि इस आतंकवादी को, ये दिमागी तौर पे परेशान है। जिन बहनों के सुहाग उजड़ गए उन आतंकवादियों के कारण, जिनके बच्चे यतीम हो गए, जिनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पूछा नहीं, उनके घर की हालत का किसी को कोई फिक्र नहीं, उनकी बच्चियों की शादी कब होगी, कौन कराएगा, उनके बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी, उनको कौन देखेगा। हाँ, आतंकवादी दिमागी तौर पे परेशान है, इसको इसके घर में अमृतसर भेज दीजिए जहां मैं रहता हूं। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक सिस्टम, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, हमें सिख वोट चाहिए, वहां चला गया। अब ये जेल में ठीक नहीं है, इसको एयर कंडीशन कमरा हॉस्पिटल में दे दीजिए। हॉस्पिटल आ जाते हैं। अब इसको एक टेलीविजन भी लगा दीजिए, टेलीविजन भी लग जाता है। एसी भी लगा दीजिए, एसी भी लग जाता है। अब इसको घूमने के लिए थोड़ी इजाजत दे दीजिए, घूमने भी लग जाता है। फिर एक दूसरी सरकार आती है, उसको भी वोट बैंक का फिक्र हो जाता है। देश कहाँ जाए, पंजाब में खालिस्तान बने, देश टूट जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। उसको पैरोल पे छोड़ देते हैं। अभी छोड़ा पैरोल पे, उसके बाद तीसरी बार पैरोल पे छोड़ दिया, 3 छूट गए और 1 को छोड़ दिया। और जो मेरे साथ बेगुनाह लोग मारे गए, उनको कोई किसी का फिक्र नहीं। और के.एस. तुलसी साहब को हमारी कांग्रेस पार्टी राज्यसभा का टिकट दे देती है। ऐसे एडवोकेट हमने नहीं बनना है। मैं लड़ाई हारा नहीं हूं आतंकवाद से। मैं कई बार कहता हूं, मैं आतंकवादियों से नहीं हारा हूं, मैं मौत से नहीं हारा हूं। मौत तो मेरी दोस्त है। एक मूवर एंड शेखर प्रोग्राम आया करता था आज से 13 साल पहले। मुझे एक बार उसने एक सवाल पूछा, आपके ऊपर इतने बम चले, आपको मौत से डर नहीं लगता? मैंने कहा मौत तो मेरी दोस्त है। बम मुझे फूलों की तरह, गोलियां फूलों की तरह लगती है। जब मैं बम्बो गोलियों से इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे बच्चे कहेंगे हमारा पिता देश के लिए शहीद हुआ, हमारे दोस्त कहेंगे हमारा दोस्त देश के लिए शहीद हुआ है। पर एक चीज से डरता हूं, कहते जब बम्बो गोलियों से नहीं डरते, मौत से नहीं डरते, फिर कौन सी चीज से डरते? मैं कहा मैं राजनीतिक आतंकवाद और राजनीति की गिरावट से बहुत डरता हूं। जब इनका मेरे ऊपर हमला होगा, मेरी और जानवर की मौत में फर्क नहीं रहेगा। पर जब बम्बों और गोलियों से जाऊंगा, मैं शहीद कहलाऊंगा। ये राजनीतिक आतंकवाद है और ये बम्बों गोलियों का आतंकवाद है। ये कपिल सिब्बल और मैं के.एस. तुलसी, सीनियर एडवोकेट हिंदुस्तान के, उनकी मैं चर्चा करता हूं आपसे। मैं बम्बो गोलियों से नहीं हारा। ये 2 एडवोकेट और इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, जिसके लिए मैंने जीवन का आधा हिस्सा देश के लिए दिया, कोई खड़ा नहीं हुआ। कौन सी आतंकवाद के खिलाफ हम जंग का ऐलान करते हैं? क्या जंग ऐसी लड़ी जाएगी? बड़े बड़े चैनलों के अंदर डिबेट होती है। एक मेमन साहब वकील हैं बॉम्बे के अंदर, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं।
भाई हमने तो किताबें नहीं पढ़ी, हमने जैसे बहन जी ने बताया, हम तो जिंदगी की किताब, हमारी सच्चाई है, आंखों से देखा है, प्रैक्टिकल किया, वो बोल देते हैं। अफजल के मुद्दे के ऊपर, मेमन के मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, एडवोकेट साहब थे। मैंने कहा आप आतंकवादियों के केस क्यों लड़ते हैं, जो बहनों के सुहाग उजाड़ते हैं, बच्चों को यतीम करते हैं, हर तरफ गोलियों बम्बों के खून बहाते हैं। कहते ये तो हमारा काम है, हमारे पास कोई भी आएगा हम तो उसका केस लड़ेंगे। हाँ, मैंने उनको कहा ठीक है, आपका पेशा है भाई, बाहर से फंडिंग आएगी, आप उनके केस लड़ोगे, बेगुनाहों के खून करने वालों के लिए बचाओगे, जो भारत माँ को तोड़ने की बात करेंगे उनके लिए, उनको बचाने की कोशिश करोगे, आप करो। मेरा काम है भारत माता के लिए बार बार बम खाना, गोलियां खाना, फिर जन्म लेना भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए। मेरा और आप में ये फर्क है। फिर वही एडवोकेट मेमन थोड़े समय के बाद जो मैं चाहता था उसी रास्ते पे आया कि अफजल को और कसाब को फांसी होनी चाहिए। सवाल सबसे बड़ा ये है, जहां भी हम खड़े हैं हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए ये सोचना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम परिवार के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, ये भारत मां के लिए कर रहे हैं। क्या भारत ऐसे ही आजाद हुआ? कितनी कुर्बानियों, कितनी शहादतों से शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाक उल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, रानी झांसी, चंद्रशेखर आजाद, हजारों कुर्बानियों से ये भारत आजाद हुआ। खून से कितना खून बहा इस भारत के अंदर इसको आजाद कराने के लिए। शहीद आजम भगत सिंह भी आपकी तरह स्टूडेंट थे, उम्र छोटी, 23 साल की उम्र में फांसी में चढ़े। और इतिहास लंबा, जब हम भी दुनिया से चले जाएंगे इतिहास लंबा होता जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह जी का इतिहास खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी तरह एक स्टूडेंट थे। जब छोटी उम्र में जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का खून बहा होता है तो घर से छुप करके जाते हैं, एक छोटी सी गिलास की शीशी में खून इकट्ठा करते हैं और घर लेके आते हैं और रोज तिलक लगाते हैं। और जब अपने चाचा जी के साथ खेतों में जाते हैं तो एक गोली का खोल मिलता है, वो खोल को लेके दबाते हैं। कहते तू भगत सिंह क्या कर रहा है? कहता ये खोल दबाने लगा हूँ, इतनी गोलियां हो गई कि अंग्रेजों को मारूंगा। और वही भगत सिंह जब बड़े होके पार्लियामेंट के अंदर बम फेंकते हैं, बम इसलिए नहीं फेंकते कि किसी बेगुनाह का खून हो, किसी अंग्रेज को मारूं। हिंदुस्तान के युवाओं को जगाने के लिए, अंग्रेजों के इस भारत माता को जो जंजीरों से जकड़ी हुई थी भगाने के लिए, दुनिया को जगाने के लिए जब वो बम चलाते हैं और उसके बाद जब उनको कोर्ट में ले जाया जाता है, कोर्ट में हंसते हैं जज साहब के सामने। जज साहब कहते हैं भगत सिंह यहाँ हंसना मंजूर नहीं, तो भगत सिंह हंसते हंसते कहते हैं राजगुरु सुखदेव के साथ, जज साहब जब हम भारत माता को आजाद कराने के लिए फांसी का रस्सा वंदे मातरम भारत माता की जय करते हुए हंसते हंसते बोलेंगे, क्या जज साहब उस वक्त भी हमें रोक दोगे आप? और जब भगत सिंह आपकी तरह स्टूडेंट 14 नंबर कोठरी लाहौर जेल में होते, उनके नौजवान स्टूडेंट उनको मिलने आते हैं, कहते भगत सिंह तेरी शादी कब होगी? तो भगत सिंह हंसते हंसते कहते हैं अगर इस भारत माता की गुलाम धरती के अंदर मेरी शादी होती है, मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी, जो शहीद हो चुके मेरे स्टूडेंट दोस्त वो मेरे बराती होंगे। वो था एक भगत सिंह स्टूडेंट लीडर। और आज एक स्टूडेंट लीडर गनैया और शशि थरूर फॉरेन से पढ़ के आया, हाई प्रोफाइल फॉरेन मिनिस्टर। ये हमारा हिंदुस्तान चलाएंगे, ये आपको चलाएंगे। ये बुद्धिजीवी क्या कहते कहते ये आज का भगत सिंह, आज का भगत सिंह। हमारे जवान बर्फों में समाधि ले रहे थे,
एक जवान मौत से लड़ रहा था और कह रहे थे घर घर अफजा पैदा करेंगे, भारत मां के टुकड़े टुकड़े करेंगे। उसके लिए हिंदुस्तान सरकार कह रहे, मंत्री कहे ये आज का भगत सिंह, एक वो भगत सिंह, आपका लीडर भगत सिंह जिसने भारत मां को आजादी दी, फांसी के रस्से को हंस हंस के चूमा। और जब भगत सिंह जी फांसी के रस्से को चूमने के लिए जाते हैं तो उनकी मां उनको मिलने आती है। भगत सिंह जी की आंखों में आंसू, कहते भगत सिंह तू रो पड़ा मौत को देख के, फांसी को देख करके। भगत सिंह कहने लगा मां नहीं, मैं डरा नहीं हूं, मुझे एक तस्वीर नजर आती है कि अंग्रेजों से तो जब भारत आजाद हो जाएगा, एक तस्वीर नजर आती है। 23 साल की उम्र में स्टूडेंट लीडर ने कहा ये काले अंग्रेजों के हाथों में आ जाएगा, या छती थरूर और गनैया जैसे लोगों के हाथों में भारत आ जाएगा, ये भगत सिंह जी ने कहा। और आज ये वो चीजें सच हुई। आज अगर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की रूह अगर आज के ऐसे लोगों को देखती होगी, रोती होगी, तड़पती होगी, इन लोगों को, उन लोगों के लिए हमने भारत को आजादी लेके दी थी। जब ये लोग अपने घरों से, स्टूडेंट निकलते थे अपने घरों से, कहते थे मां गोली सीने पे खाएंगे, भारत मां को आजाद कराएंगे। आज के ये लीडर, ये यूपी के अंदर अभी एक एमपी ने क्या कहा, ये फौज के जवान सोए हुए थे, इन्होंने तो मरना था। अरे तुम तो रात की नींद सोओगे क्या? फौज का जवान सारा दिन ड्यूटी करके क्या रात को सोएगा नहीं? वो लोग जब घर से निकलते थे मां गोली सीने पे खाएंगे, भारत माता को आजाद कराएंगे। आज ये कुछ लोग घर से निकलते कहते हैं मां गोली सीने पे नहीं खाएंगे, भारत मां को नोच नोच के खाएंगे, आतंकवाद बढ़ाएंगे। ये और उसमें फर्क था। ये भगत सिंह जी ने कहा। हमें एक ऐसे क्रांतिकारी, हमें एक ऐसे देशभक्त बनना है। ये हर चीज, ये नहीं कि हर चीज नरेंद्र मोदी जी करेंगे। पाकिस्तान का जवाब भी नरेंद्र मोदी देंगे, हर चीज का जवाब देंगे। हमें अपने देश के अंदर अपनी अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाना है। आज तो आपके हाथ में ताकत है, शक्ति है, सोशल मीडिया आ चुका है, आप एक पत्रकार बन चुके हैं, आपको पता ही नहीं। आज पत्रकारी सारी फेल होती जा रही है। आज कोई चैनल नहीं देखता, अखबारें बहुत कम लोग पढ़ते हैं, सोशल मीडिया को करते हैं। आप पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपने विचारों को सोशल मीडिया में डालिए। और जो बड़े बड़े चैनलों के अंदर जब बड़ी बड़ी बात होती है, मैं भारत मां की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, और मीडिया खुल करके दिखाना शुरू कर देता है। अरे जब जवान शहीद होता है, उसके घर की हालत क्या है, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, उनकी बेटियों की शादी कौन कराएगा, वो कोई दिखाने वाला नहीं है। मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं भारत मां की जय नहीं बोलूंगा, दड़ दड़ा दड़ दड़ 2 महीने वही स्टोरी चलती रहती है। तो आप सोशल मीडिया के जरिए, वो बड़े चैनल हो, बड़ा मीडिया हो, उनको क्रिटिसाइज कीजिए, उनको चैलेंज कीजिए कि आपको देश से प्यार नहीं है, क्या आप शहीदों को, परिवारों को नहीं दिखाते, उनकी पीड़ा को नहीं दिखाते। एक और चीज देखी, सर्वजीत सिंह के ऊपर पिक्चर बन गई। 71 जंग के जवान जो अभी भी कुछ जेलों में तड़पते होंगे, कोई दुनिया से चले गए होंगे, उनके बच्चे भी उनकी इंतजार करते होंगे, उसके लिए कोई पिक्चर बनाने को तैयार नहीं। और एक आदमी पान के पत्ते लेकर के छोड़ने जाता है पाकिस्तान में, दारू पी करके, उसकी पिक्चर बन जाती है देशभक्त। अरे ये कैसा भारत की तस्वीर कहां जा रही है? जज्बातों से खेला जाता है। गैस एजेंसी मिल जाती है, पेट्रोल पंप मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। राहुल गांधी जी भी वहां चले जाते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, पर मुझे ये तो बताइए, इतने शहीद हो गए आपके सामने, इतने सालों से देख रहे हैं, क्या कोई बड़ा नेता उनके घर में अफसोस करने के लिए गया? नहीं। हाँ, दिग्विजय सिंह जिसने दिल्ली के अंदर जिस आतंकवादी ने इंस्पेक्टर शर्मा को मारा था बाटला केस के अंदर, यूपी के अंदर उनके गांव में चले गए। और सलमान खुर्शीद जी ने कहा जब इसकी मौत हुई तो सोनिया जी की आंखों में आंसू थे।
कांग्रेस में हूं, पर मैं इसलिए आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। ये हमारी असलियत है, ये हमारे विचार हैं। हमें अपनी राजनीति को, अपने सिस्टम को बदलना होगा। अगर राजनीति में हम आते हैं तो राजनीति में आते हैं तो अपने विचारधारा को देश के लिए स्पष्ट और सही रखें। लाल बहादुर शास्त्री, क्या उन्होंने लड़ाई लड़ी उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ? घुटने नहीं टेके उन्होंने और ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी। क्या उस तरीके से आज भी लड़ाई लड़ी जाएगी? क्या एक मंच के ऊपर पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी होंगी? क्या हम अपने स्वार्थों को छोड़ेंगे? समस्या सबसे बड़ी ये होगी जो मैंने जिंदगी में देखा, इतने बम्बो गोल खाने के बाद जो मैंने अपने लाइफ में देखा, हम कुर्सी और सत्ता में जब बहुत पावर के नशे में आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने इस दुनिया में रहना है या जाना है। भगवान जन्म देता है, हम तो कहते हैं हम तो 200 साल हमारा जीवन है। मैं तो उठ करके सुबह के 3 चीजें याद रखता हूं। एक मेरी भारत माँ, एक स्वार्थ के बगैर भगवान, मैं तेरे से मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस आशीर्वाद रखना, भारत माँ की सेवा करता रहूं हे भगवान। और तीसरा, मौत आज नहीं तो कल जाना है। मैं तो बोनस पे हूं, मर चुका हूं, शरीर में लोहा है आधे हिस्से में, मैं भी बड़ा कुछ बन सकता हूं। बड़े लोगों ने राज्यसभा देने के लिए कोशिश किया, टिकटे MP का, मैं ना ये मेरा काम नहीं है, मैं तो स्टूडेंट के लिए हूं, मैं तो देश के लिए हूं, मैं इनका विश्वास नहीं करूंगा। मैं केजरीवाल की तरह, अन्ना हजारे की तरह विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं भी उनके आंदोलन में शामिल था, घर बैठ के शामिल था, उनके आंदोलन में गया नहीं था। मैं हो सकता था शायद इस भारत को नई आजादी मिलने वाली है, शायद इस भारत माँ के लिए एक नया महात्मा गांधी जी आने वाला है, शायद इस भारत के अंदर आतंकवाद समाप्त होगा, शायद भारत के अंदर करप्शन खत्म होगी। मैं भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे के एक मोह में, लालच में, वंदे मातरम भारत माता की जय में हजारों स्टूडेंट जब उनके पीछे लग गए, आप भी, हम भी, प्रोफेसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन विदेशों में उस आंदोलन में घर बैठे शामिल हो गए, मैं भी शामिल हो गया। आखिर में क्या देखा? देखो, हमारे तो असूल है, हमने कह दिया मरना है तो मरना है। हमारे जवान कहते हैं भारत माता की सीमाओं के लिए रक्षा करनी है, सीमा पे सिर कटवाने हैं तो कटवाने हैं। अगर जवान गए थे अभी 18 जवानों का बदला लेने के लिए, क्या पता वो वापस ना आते, उनकी किस्मत है वो वापस आ गए। पर हम इन आंदोलनकारियों की तरह नहीं कि उतनी देर तक हम नहीं रामलीला ग्राउंड दिल्ली से उठेंगे जब तक लोकपाल बिल पास नहीं होता। हम देश की जनता को विश्वास देते हम मर जाएंगे। क्या होता है जब भूख लगने लगती है, जब पेट खाली होता है, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हमारे जैसे लोगों को किसी को बुला के कहते जरा जूस पिला दो, फिर धीरे धीरे जूस आता है। जैसे जैसे जूस आता है हम कहते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब जूस करीब आता है वंदे मातरम करता जूस पी जाते हैं, आंदोलन समाप्त हो जाता है। और जब शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्लाह का जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब अंग्रेजों की गोलियों को सामने खाते हैं, जब तोपों के आप सामने खड़े होते हैं, जब फांसी के रस्सों को चूमते हैं, तो छाती सीने को चौड़ी करके कहते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम। और फांसी का रास्ता खिंच जाता है, गोलियां चल जाती हैं और लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चल जाती हैं, शहीद हो जाते हैं। एक वो आंदोलनकारी, एक ये आंदोलनकारी। और जब दिल्ली के अंदर गनैया कहता है भारत माँ के टुकड़े टुकड़े करेंगे, एक महाराष्ट्र के अन्ना हजारे जी बुजुर्ग है, मैं बुरा नहीं कहूंगा, उनके साथ विश्वासघात किया इन लोगों ने। वो अपने घर में बैठ जाते हैं बेचारे, और एक आंदोलनकारी भारत माँ, तिरंगा झंडा, वंदे मातरम का नाम लेके आपको शाम को इमोशनल करके वो दिल्ली की सरकार चलाते हैं। और वो पास ही खड़ा होके कहता है GNU में मैं तो भारत माँ के टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये भैया आंदोलनकारी, हम कितनी देर तक इमोशनल होते रहेंगे? हम कितनी देर तक फटाफट क्लैपिंग करते रहेंगे? क्लैपिंग करने के वक्त, ताड़ी बजाते वक्त भी सोचो, एकदम मत लगाओ, पहले सोचो। अभी मैं ताज होटल में एक आपका ऐसे ही सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, वहां राम जेठमलानी भी थे, वहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी थे। पौना घंटा राम जेठमलानी बोलते रहे।
अरे कौन मना करता है इंग्लिश में मत बोलो, बोलते रहो। पर अपने भारत माता की जो एक भाषा है हिंदी, जिसके ऊपर हमें गर्व है, उसके भी 2 लफ्ज बोल दो, वंदे मातरम ही बोल दो। नहीं। और स्टूडेंट मैंने देखा उनके स्पीच को सुन करके क्लैपिंग किए जा रहा था, उसका क्या बात का मतलब है क्या नहीं करता जा रहा है। मेरी बारी आई, मैंने सबसे पहले कहा जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। और भगत सिंह जी की जब मैंने बात शुरू की, वंदे मातरम की बात शुरू की, फिर उनको सही पता चला असली भारत तो ये है, ये तो पुरानी बातें, कश्मीर कैसे टूटा, कैसे हुआ, कैसे चला, बीजेपी बुरी, कांग्रेस बुरी, फलाना बुरा। अरे स्टूडेंट ने अब इन चीजों से क्या लेना है? उसको नया रास्ता देना है, उनको नई दिशा देनी है। फिर मैंने जब बोला ये राम जेठमलानी जी वही हैं जिन्होंने मेरे ऊपर केस बम ब्लास्ट किया था, उसका केस लड़ा था, वो इंदिरा गांधी जो एक बहादुर नेता थी इस देश की, उसके लिए आतंकवादियों का केस लड़ा था, ये वो राम जेठमलानी जी हैं। तो स्टूडेंट देखने लग गए, सोचो, परखो, फिर उसके बाद अपने विचारों को बनाओ। एकदम विचारों के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर अन्ना के आंदोलन में हम जज्बाती हो गए, जज्बाती मत होना। आपको बहुत आगे बढ़ना, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये देश आपका है। आप क्यों समझते हैं कि ये देश पॉलिटिशियनों का है, ये देश सरकारों का है? नहीं, ये देश आपका है, ये देश मेरा है। हम भारत हैं, सबसे बड़े भारतीय हैं। अपनी जिम्मेदारी को आपको उठाना होगा। मैं भी तो आपके सामने हूं, मैंने कई कष्ट सहे हैं, कई गोलियां बम्बों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर राजनीतिक गिरावट का जो मैंने कष्ट सहा है वो मैं कभी भुला नहीं सकता हूं। मैं भी एक बार दुखी होके हाई कोर्ट चला गया, पब्लिसिटी नहीं, मैंने कहा मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। मुझे इच्छा मृत्यु क्यों चाहिए? मैं कहा मैं चलता फिरता बम हूं, मैं चलता फिरता बम हूं, मैं मारा जाऊंगा सरकारों की गलतियों से। इनका सुरक्षा सिस्टम ठीक नहीं है। 70 लोग मेरे साथ मारे जा चुके हैं। तो मेरे वकील कहने लगे जज साहब, जो मैंने लिखा था मेरे बम्बों से जो बचा हुआ शरीर का हिस्सा है, जो जख्मी फौजियों और गरीबों को मेरे अंग दे दिए जाएं, मुझे किसी से गिला नहीं, मैं इन पॉलिटिकल टेररिज्म की गलतियों से मारा जाऊंगा, मुझे इच्छा मृत्यु दे दें। पर जज साहब कहने लगे ये हो नहीं सकता ऐसे। पर मैंने उसकी पब्लिसिटी नहीं कभी की। जो व्यक्ति बम्बों गोलियों से नहीं डरा, मौत से नहीं डरा, आखिर में इन राजनीतिक सिस्टम से डर गया। मुझे कई कहते यार तू डर गया। हाँ, मैं डरा हूं। मैं मौत से, बम्बों गोलियों से नहीं डरा हूं, मैं पाकिस्तान के ISI से नहीं डरा हूं। मैं डरा हूं तो इस राजनीति की गिरावट से डरा हूं। इतना सिस्टम खराब है। कौन सुधारेगा इस सिस्टम को? जब आपके हाथ में कानून की किताब होगी, जब आपके हाथ में ताकत और शक्ति होगी, जब कोर्ट में जाके देश की बुराइयों के खिलाफ, आतंकवाद हो या समाज की और बुराइयां हो, उसके लिए इंसाफ के लिए खड़े होगे, तो ये देश को कोई आंच नहीं आ सकती, देश को कभी कमजोर नहीं हो सकता। ये देश आपके हाथों में है। याद कीजिए हमेशा शहीद आजम भगत सिंह जी को, उनके गानों को कभी सुने, उनके गानों के अंदर जोश कितना है। कवि प्रदीप जी के गानों को जो हमने बंद कर रखा उनको सुने, जिन्होंने कहा था हम लाए हैं तूफान से ये किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए किरदारों से। हमें उन चीजों को सुनना है। मॉडर्न देश हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं, पर आज भी हमारा नौजवान स्टूडेंट, मेरा वक्त स्टूडेंट में गुजरता है, आज भी हमारा नौजवान स्टूडेंट जब भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, देशभक्ति की बातें आती हैं, वो एकदम खड़ा हो जाता है जोश की तरह। हमें वो बनना है। हमने अपनी ताकत, अपनी शक्ति को खुद बनाना है। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई कहता है मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, बड़े बड़े चैनलों पे बहस होती है। मैं एक ही कहता हूं, मैं मेरे से मेरा सवाल तो पूछ ले, मेरा धर्म क्या, सिर्फ इतना पूछ ले। वंदे मातरम, ये भारत माँ में मैं पैदा हुआ और भगवान के
सुबह प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान जब भी मेरी मौत आए मुझे इतना वक्त दे देना, वंदे मातरम और भारत माँ की जय करता हुआ बम्बो गोलियों से चले जाऊं। ये भारत माँ और ये वंदे मातरम कौन सा धर्म, कौन सी कास्ट, कौन सा मजहब। हमने भारत माँ को मजहबों धर्मों में बांट दिया। हमारा मजहब, हमारा धर्म भारत माँ है। छोटा बड़ा, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, हमें शर्म आती है जब को कहता है शेड्यूल कास्ट बैक, नहीं ठीक है उनकी जो कास्ट धर्म है पर हमारे हैं वो। जब भगत सिंह जी को फांसी के रस्ते पे चढ़ना था तो उनकी सफाई करने वाला एक व्यक्ति था, वो आया करता था। भगत सिंह कहता आज तेरे हाथ से मैं खाना खाऊंगा, तू तो हमारी बेबे है। बेबे को उस वक्त गांव में माँ कहते। कहते ये तुम क्या कह रहे हो? कहता मेरी माँ ने भी तो मुझे पाला है, वो भी तो मेरी सेवा करती थी। तूने मेरी कितनी सेवा की है, तूने राजगुरु सुखदेव की कितनी सेवा की है। ये छोटा बड़ा क्यों इन चक्रों में पड़ गए? जाना तो उस मिट्टी में है हम सब ने। हमें बड़ा बुरा लगता है जब ऐसे हमले हमारी कास्ट, हमारे धर्म और हमारे मजहब में होते हैं। मैं अमृतसर में जब जाता हूं अपने घर में, सर्दियों के अंदर इतनी शालें में गाड़ी में रखी होती हैं, जब वो बेचारा कोई व्यक्ति ट्रैक्टर के ऊपर हमारा सबका गंदगी उठा के ले जाता है, हम गाड़ी खड़ी करते हैं, खड़े होके उसके गले में शॉल डालते हैं, उनको जफ्फी में भी ले लेते हैं। सबसे बड़ा सेवा करने वाला तो तू है जो पूरी गंदगी उठा के सबको साफ करता है। तू कैसे गलत हो सकता है, तू कैसे छोटा हो सकता है? क्या कभी हमने इसको सोचा? हमें नफरत नहीं करनी है। ये भारत माँ तभी मजबूत होगी, हम मजबूत इस भारत को लेकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटे बड़े के जो हमारे फासले हैं उसको खत्म करें। ये पाकिस्तान क्या है, हमारे से निकला हुआ छोटा सा मुल्क। जब इस भारत के अंदर हम एक हो जाएंगे, हम ताकतवर इस भारत को बना देंगे। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है हमारे से, देख ले ये पाकिस्तान फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच लिया। जब वो पाकिस्तान, हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान। और मैं आगे आपको ये गारंटी से कह सकता हूं, आप बिल्कुल भारत का फिक्र नहीं करेंगे। हमारी फोर्सेस और खुली छूट है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की। मुद्दा सिर्फ कश्मीर का है, वो कश्मीर जहां हमारे जवानों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, वही जवान जिन्होंने जब बाढ़ आई, जब पूरा कश्मीर जाने वाला था, हमारे जवानों ने मौत का कफन बांध करके सबको बचा दिया, कश्मीरी भाइयों को बचा दिया और 1 महीने की तनख्वाह भी दी। आज हमारे वो जवान वहां पत्थर खाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होते हैं, तिरंगे झंडे को आग लगा दी जाती है और वहां के अलगवादियों के नेताओं को हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है उनकी सुरक्षा के लिए। जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, बड़ी बड़ी कोठियां। मैं नरेंद्र मोदी जी को, सरकार को कहूंगा, हटाओ इनकी सुरक्षा, ले लो इनसे कोठियां। अगर आतंकवादियों का समर्थन करना है, आपके हमारे खून से, टैक्सों से, पैसे से, यहां 200 रुपए किलो आटा, 200 रुपए किलो चावल और वहां 30 रुपए किलो। हर सहूलत पाकिस्तान उनको देता है और इधर से हिंदुस्तान उनको सहूलत देता है, हमारे खून पसीने का पैसा। फिर नारे पाकिस्तान जिंदाबाद, इनकी ऐसी की तैसी, इनको ऐसा ठीक करेंगे ये याद करेंगे आने वाले वक्त में। और अब इनका संदेश जो भी वहां पे हमला हुआ है ट्रेनिंग कैंपों के ऊपर, इसका संदेश कश्मीर के अलगवादियों को पहुंच गया होगा कि हम अपने आप को सुधार लें, नहीं तो अपने पास भी यही हशर होने वाला है। हमारे खून पसीने का पैसा, जब भी कोई अच्छी पिक्चर बॉम्बे में लगती, दिल्ली में लगती, वहां से प्लेन पकड़ते, रात को पिक्चर देखते, 5 स्टार होटल में रुकते और सुबह जाके कश्मीर में जाते हमारे खून पसीने के पैसे थे। और बड़े बड़े आंदोलन करके सरकारों को ब्लैकमेल करते कि सरकार हमें पैकेज देगी, पर नरेंद्र मोदी जी ने उनको अब पैकेज नहीं दिया है। ये पहली बार हुआ है, नहीं तो हजारों करोड़ रुपया आपके खून पसीने का कश्मीर के अंदर जाता है। अब क्या होगा आगे,
वो देखा जाएगा। सवाल इस वक्त भारत माता की सीमाओं की रक्षा की है। आज गुजरात ले लो, गुजरात की सीमा है, क्या किसी पाकिस्तानी की हिम्मत पड़ी आतंकवादी की कि गुजरात के अंदर घुस जाए? क्योंकि गुजरात की हमारी पुलिस फोर्सेस, गुजरात की हमारी सीमा पे सुरक्षा, जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, सबसे पहले प्रायोरिटी थी कि हम अपनी सीमा को सुरक्षित करेंगे। आज पंजाब के अंदर देख लो, आतंकवादी दीनानगर में घुस रहे हैं, आतंकवादी पठानकोट में घुस रहे हैं, आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुस रहे हैं, आतंकवादी राजस्थान के अंदर घुस रहे हैं। यहाँ कोई आ सकता है क्या? गुजरात की एक अलग खूबी, अलग शक्ति, अलग ताकत, विकास, सड़कें, निर्माण, बहुत कुछ है गुजरात के अंदर। और गुजरात को हमें बचा के भी रखना है। गुजरात के हर व्यक्ति के ऊपर हमें फख्र है, नाज है। वही सबसे बड़ा कारण है कि आज हिंदुस्तान आज कहाँ पहुंच रहा है। इसका सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो हमारे लिए गुजरात है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हुआ आपसे फिर वादा करता हूँ, ये जान हथेली पर रखकर, ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, कफन का टुकड़ा दे देंगे, कुछ कर दिखलाने आए हैं। मैं भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आया हूँ, जितनी भी अपने साथ बची वो साथ चढ़ाने आया हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। मान्यवर, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। देशभक्ति से परिपूर्ण आपका ये वक्तव्य निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणादायक होगा और हम सभी के मन में एक नई चेतना का सम्मान करेगा, ऐसी मेरी आशा है। तो चलिए कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये समय है आप सभी के सवालों के लिए। हेलो, नमस्कार सर। मैं अनमोल शर्मा। तो सर, जैसे मैं जैसे पूछता रहता हूँ कि हम आर्मी ज्वाइन करेंगे, मैं पूछता हूँ कि अगर हमें मौका मिले कि हम फ्री में आर्मी ज्वाइन करें, कोई इनकम ना मिले, मेरी इच्छा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर दूँ। मैं शहीद होना चाहता हूँ देश के लिए सर, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। और मेरे को कोई इनकम ना मिले, मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है, मेरी इच्छा है। और मैं सबसे पूछता हूँ, अगर तो बच्चे बोलेंगे कि नहीं, मेरे को ऑफिसर जाना है, मेरे को लोअर रैंक पे नहीं जाना है। तो सर मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमें मौका मिले आर्मी ज्वाइन करने का तो हमें जरूर करनी चाहिए। और सर, जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ कि हमें युद्ध, अभी जैसे पाकिस्तान की तरफ से काउंटर अटैक होते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि अब युद्ध करना चाहिए हमें। तो सर लोग बोलते हैं नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए, उनके पास न्यूक्लियर पावर है। तो अटल जी ने कहा था एक बार कि यूएसए से जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि नहीं, आप युद्ध मत करिए क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर पावर है, आपका 1/4 हिस्सा खत्म हो सकता है। तो अटल जी ने कहा था कि अगर हमारा 1/4 हिस्सा खत्म हो गया तो अगले दिन पाकिस्तान पूरा नक्शे भी नहीं रहेगा पूरे दुनिया के। तो एक मेरी बात रहेगी, मैं इनकी बात को सुन के मुझे याद आया, मैं कई बार कहता हूँ कि मेरी मूछें खड़ी ना होती, मेरे सिर पे पगड़ी ना कहीं होती, मेरे शरीर में आधे हिस्से में लोहा ना कहीं होता, मैं दौड़ सकता होता। भारत माँ की कसम, इस देश की कसम, भगवान की कसम, पाकिस्तान जाता जरूर किसी न किसी रूप पे, 2 साल रुकता, 3 साल रुकता। जो रोज जहाँ ISI से हमारे जवानों को शहीद किया जाता है, 26/11 घटना, कारगिल की घटना, मैं उनका कैंप जरूर अपने शरीर पे बम बांध के उड़ा के आता। अरे समस्या ये है, मूछ नीचे कर नहीं सकता, पगड़ी में उतार नहीं सकता, टांगों में मेरे लोहा है, पर फिर भी जितना भी हो मैं करूंगा जरूर। नमस्कार विट्टा सर, मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है और मैं यहाँ 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। पहला कि जैसे आपने जो गनैया कुमार की बात की, और आजकल इस देश में सबसे ज़्यादा चर्चा खासकर कम्युनिस्टों के बीच में फंडामेंटल राइट्स, मैं तो यहाँ 2.5 साल से हूँ निर्माण में, आज तक फंडामेंटल राइट ही नहीं समझ पाया। और फंडामेंटल राइट, लोग क्या है, राइट टू लाइफ, तो उसमें केवल उसी को देखते हैं, उसके पीछे का भूल जाते हैं।
और मतलब इसको आप एलोबरेट करें कि मतलब फंडामेंटल राइट के बारे में कि क्या राइट है और इनको कहाँ तक एक लिमिट रेंज। दूसरा क्वेश्चन बहुत आपके पूरी स्पीच पे है कि इस सब के बावजूद जैसे ऐसी घटनाएं होती हैं कश्मीर में, आपको बाढ़ के लिए भी आपको लगाया जाता है, दिल्ली में कॉमनवेल्थ के लिए भी आपको लगाया जाता है कि उनके पुल बनाना है, टूट गया रात को भ्रष्टाचार में, तो उसके बाद आप ये सब करते हैं और कश्मीर में फिर पत्थर खाते हैं। तो ऐसे में जवानों के बीच में कभी गया नहीं, ना कभी बातचीत हुई, तो उनके ऊपर इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज का क्या असर पड़ता है? जब हम राजनीतिक लोग बड़े बड़े चैनलों के अंदर, डिस्कशनों के अंदर जवानों की कुर्बानी, पत्थर फेंके जाते हैं, गोलियां चलती हैं, ISI के झंडे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, तिरंगे झंडों को हमारे नुकसान किया जाता है, और आपने देखा होगा बड़े बड़े चैनलों के अंदर हम अपनी डिस्कशन में लग जाते हैं, तू बुरा, तेरे टाइम पे 26/11 हुई, तेरे टाइम पे पठानकोट की घटना हुई, और पाकिस्तान हमारा तमाशा देखता है और वो यही चाहता है मैं आग लगाऊं और ये आपस में लड़े। और ये पहली बार अब हुआ है। अब जो हमला किया गया उनके कैंपों पे, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने एक मंच पे इकट्ठा होकर कहा है कि हम सब एक हैं। एकता ही शक्ति है, एकता ही सबसे बड़ी ताकत है पॉलिटिकल पार्टियों को एक। सर मैं यश शुक्ला फर्स्ट ईयर से हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से। सर मेरा एक सवाल है कि जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं तो जो चीज़ में सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो ये है अफ्स्पा एक्ट जो 1990 में लगाया गया था वहाँ पे। सर मैं इस पर आपका टेक जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने बात की है कि वहाँ पे जो पत्थर मारे जाते हैं, तो हो सकता है कि उन लोगों को ये इनसिक्योरिटी हो कि अगर हम इन्हें नहीं मारेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमें मार देंगे, क्योंकि हो सकता है उनके पास अफ्स्पा नाम का एक पावर है और उससे वो एक डाउट के बेसिस पे वो कुछ भी कर सकते हैं सर, जो हमने उसको पावर दे रखी है। सर आपका टेक क्या है इस पर? ठीक है सर। हम बड़े बड़े चैनलों के अंदर यही कहते हैं जंग होनी चाहिए, सब होनी चाहिए। मैं अभी भी कुछ दिन पहले यही किसी चैनल के अंदर में कहा, मैं कहा मत करो अभी हमला, मत चलाओ अभी गोली। पहले हम राजनीतिक लोग दुनिया को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट को बताएं हम खड़े कहाँ हैं। 370 धारा हटाना ये तो हमारे देश का काम है, अकेली सरकार न करी। पार्लियामेंट का सेशन बुला करके सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि 370 धारा को हटा दिया जाए। सबसे पहले 100 एकड़ जमीन, जितनी मेरे में हिम्मत है, मैं कश्मीर के अंदर लूंगा, 100 लोग लेके जाऊंगा, हम जमीन खरीदेंगे और पंजाब की तरह आंदोलन शुरू करके कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करेंगे। क्या पॉलिटिकल पार्टियां, सारी पॉलिटिकल पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर हाथ खड़ा करके समर्थन देंगी सरकार का कि 370 धारा हटाई जाए? पहले पॉलिटिकल पार्टियां पहल करें। वोट बैंक की पॉलिटिक्स 370 धारा हटने नहीं देते, और जिस दिन 370 धारा कश्मीर के अंदर हट जाएगी उस दिन पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा और आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, आपने जो ये यहाँ पे हमारे साथ बातें की। सच में मैं बता रही हूँ कि लहू दौड़ने सा लगा है सुनते से आपको। और सर बचपन में जब सोशल स्टडीज़ की क्लासेस होती थी स्कूल में, तो जब जितने भी इल्स हैं सोसाइटी के वो हम पढ़ते थे तो लगता था कि कुछ करना है बड़े होकर सोसाइटी के लिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं छोटे में बोलती थी मैं नेता बनूंगी, बड़े होके इस देश के लिए कुछ करूँगी, नेता बनूंगी। बड़ी हुई समझ में आया कि नहीं, नेता तो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर जब 11th-12th आया, अब करना है क्या आगे, मैं सोचा मैं लॉ करूँगी। गांधी जी को पढ़ा, अलग अलग लोगों को पढ़ा और समझ में आया कि इन सब ने तो लॉ करके रखा है, सब लॉ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा किया है। लॉ करा, कॉलेज में आई, फिर यहाँ पता चला यहाँ अलग ही खेल है। जैसे कि आपने बताया कि तुलसी जी हैं, सब टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए केस लड़ रहे हैं। और फिर जब मन में सवाल उठे कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो बोला कि ये तो प्रोफेशनल एथिक्स है, तो करना पड़ता है। तो सर, और मैं आर्मी में भी नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं शहीद नहीं होना चाहती हूँ। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। तो सर एक बहुत बड़ी डिलेमा है कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, करूँ तो करूँ क्या, देश के लिए कुछ तो करना है सर। तो आप थोड़ा सा इसको कुछ
धन्यवाद, आपने मुझे हौसला दिया। आपने जो नेता की बात कही, बैठो बेटा, आपने जो नेता की बात कही, देखो मेरा तो जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है, मैं तो जिंदगी में कभी भी नेता ना बनूं। जो मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, मैंने राजनीति को, आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने आर्टिकल पढ़े हैं, मैंने राजनीति को अंदर से रिसर्च किया है। हम क्या होते हैं, हमारे कई बार शरीर ऐसे हो जाते हैं, हम लाशों पे खेल जाते हैं, हम लाशों पे सिर्फ फोटो खिंचाते हैं। हमें कितना पीड़ा होता है ये हम जानते हैं। और जो एक एडवोकेट की जिम्मेदारी है, अगर वो सच्चा एडवोकेट है, जिस तरीके से आपके विचार हैं, अगर इस तरीके से अपनी लाइन को सबने शुरू कर दिया, तो फिर आप तो नेता के और सबसे बड़े हैं, आप तो फिर एक आंदोलनकारी बन सकते हैं। आप एक अपने कानून सबसे बड़ा है। कानून तो कुछ भी कर सकता है, अगर अच्छी तरह केस लड़ सकते हैं, अगर असूल हैं आपके, तो आप किसी भी नेता को घेर सकते हैं, किसी भी बुरे आदमी को घेर सकते हैं। नेता के बारे में तो मैं नहीं, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो बड़ा बुरा रहा है। एडवोकेट की जो बात कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो मेरा एक्सपीरियंस ये बहुत बड़ा है कि आप देश की अगर सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं, फौज से भी सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं, कोई एक अच्छे एडवोकेट, एक लॉयर, एक जज बन के आप अपने भारत माता की सच्ची सेवा कर। सर, आप यहाँ आए और अपने अमूल्य समय में से थोड़े क्षण हम लोगों के लिए निकाले और हम सभी को संबोधित किया। इस सब के लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करना तो असंभवनीय है, लेकिन फिर भी निर्मा विश्वविद्यालय की तरफ से एक छोटी सी भेंट आपके लिए, और मैं पूर्वी मैम से आग्रह करता हूँ कि वो एक छोटी सी भेंट सर को प्रदान करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नवरात्र का दूसरा दिन है और माँ दुर्गा शक्ति की प्रतीक हैं, तो इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर ब्रिजराज सिंह गोहिल, सीनियर डिवीजन कमांडर, पुलिस कमिश्नर एरिया अहमदाबाद। तो वो एक छोटी सी भेंट सर को प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पे वो आए। गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं आदरणीय MS बिट्टा साहब को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आप सब लोगों की बहुत सी हौसला अफजाई करी उन्होंने। प्रीति मैम और सर, आप तीनों को मेरा नमस्कार। बेसिकली कंसेप्ट आज ये था कि टुडे इज द सेकंड डे ऑफ नवरात्रि और साथ में संडे भी है, यानी कि माता जी का वारम बोले जाते हैं। तो हम राजपूत हमेशा तलवार को हमारी शक्ति का एक भाग समझते हैं, और आज के दौर में अकेले इंसान ऐसे हमारे साथ में बैठे हुए मिस्टर MS बिट्टा की, जिन्होंने हर एक प्रकार के आतंकवाद के सामने अपना काम किया है अकेले हाथों से। दोस्तों, पहले आज के जमाने से पहले अगर हम आतंकवाद की बात करते थे तो कोई और चेहरा दिखता था हमको, उनका उन्होंने सामना किया हुआ है। आज अगर हम बात करते हैं आतंकवादी तो हमें किसी और टाइप का चेहरा दिखता है, उनका भी वो सामना कर रहे हैं। वो एक अकेले ही ऐसे इंसान है जिन्होंने आतंकवाद के
हर एक पहलू को अपने हाथ से संभाला है। तो हम ये माता जी को प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये शक्ति उनके साथ हमेशा जुड़ी रहे और हमेशा आगे बढ़े। सर आपका बहुत धन्यवाद।